Hello students, I am Shiv Shankar. Today we are discussing the chapter The Mughal Emperor. तो हम मुगल एम्परर के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 7th क्लास का चैप्टर है। वैसे तो हिस्ट्री में हर जगह काम आता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको पता चलते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट द लेसन। तो देखें इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। लर्निंग आउटकम्स, तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि आउटकम्स क्या होनी चाहिए, मतलब पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यह बोल रहा है लर्नर्स को, जो पढ़ रहे हैं ना, उनको क्या समझ में आना चाहिए। रिलेट की हिस्ट्री मतलब इतिहास को जोड़ना सीखना है अपने को। डेवलपमेंट ऑफ द मेडिवियल पीरियड, मतलब जो मध्यकालीन युग में मेडिवियल जो पीरियड था उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। आज अपन किस चीज़ को डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उस टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उनको समझना है। अक्योरिंग इन वन प्लेस विद अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आपको समझना है कि डेवलपमेंट क्या हुआ और कैसे हुआ। एनालिसिस सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, और उस टाइम के आपको सोशल पॉलिटिकल, सोशल यानी सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक यानी हम समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है, और राजनीति यानी नेता लोग और पॉलिटिक्स कैसी है। और इकोनॉमिक चेंजेस कौन से होते हैं, यानी पैसे के हिसाब में, मतलब गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही है, पैसे का लेन देन कैसे होता है, चीज़ें कैसे खरीदी जाती हैं बेची जाती हैं, मतलब जो पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, वैसे तो सब कुछ पैसे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक वो बोलते हैं कोई भी जैसे घर के लिए सामान खरीदना है तो वो हमारी इकोनॉमिक एक सिचुएशन हो गई, उसको हम सोचेंगे कि कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना, कितना बचाना है। तो ये सारी जो थिंकिंग है वो इकोनॉमिक चेंजेस में आ जाती है ड्यूरिंग द मिडिवियल पीरियड, ठीक है। एनालिसिस कम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एंड स्ट्रेटजी फॉर मिलिट्री कंट्रोल, और देखना है हमें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो शासन करता है, ठीक है, जैसे अभी मतलब बीजेपी शासन कर रही है तो बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेटर है पूरा, ठीक है, और सिविल सर्विस वाले जो बड़े बड़े एम्प्लॉय होते हैं जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह, वो उसके अंडर में काम करते हैं। एडोप्टेड बाय डिफरेंट किंगडम्स, और अलग अलग राजाओं ने कैसे राज किया। एग्जाम्पल जैसे मुगल्स का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये चैप्टर ही मुगल्स का है, और इनका एक लंबे समय तक हमारे ऊपर राज रहा था, इंपॉर्टेंट रूल था, इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स, फिर ड्रॉ करना है आपको कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट रूलर, फिर अलग अलग जो राजाओं ने राज किया ना उसके बीच में क्या क्या डिफरेंट था वो हमें समझना है। समझ गए। तो देखो सबसे पहले तो ये फोटो देखो एक बार आप दोबारा, ठीक है, ये उस टाइम पे कोई महल था। अब ये पता नहीं कि मुगल बाबर ने इसको बनवाया था या इस पे कब्जा किया था, ठीक है, लेकिन ये प्राचीन है, हमारे देशों में कई जगह पे, हमारे देश में कई जगह पे है इस तरह के मंदिर, मंदिर या महल जो भी आप कुछ कहो, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। रिकॉल बोल रहा है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पहले वाले चैप्टर्स जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे। द मुगल क्रिएटेड वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर इन द मेडिवियल वर्ल्ड। तो बोल रहा है जो मुगल थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, ठीक है, रिचेस्ट मतलब मध्यकाल युग में बहुत ज़बरदस्त एक वेल्थ क्रिएट की थी और ज़बरदस्त शासन किया था, बड़े ज़बरदस्त राजा रहे थे ये, ठीक है। अबुल फजल वन ऑफ द नवरत्न इन अम्परर अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में अबुल फजल नाम का एक नवरत्न था। नवरत्न में 9 आदमी होते थे जिन्हें वो सेलेक्ट करके रखते थे, जैसे आज होते हैं ना मतलब जो बड़े बड़े नॉलेज वाले आदमी होते हैं उनको रखते हैं कि भाई हाँ ये सही है और ये सलाहकार होगा, ठीक है, तो उस तरीके से 9 सलाहकार होते थे, 9 रत्न होते थे जो काफ़ी तरह के काम संभालते थे। रोट ए ग्लोरियस एज, उन्होंने लिखा है ग्लोरियस एज वैन द सब कंटिनेंट विटनेस टर्मेंडियस डेवलपमेंट। बोल रहा है हमारा सब कंटिनेंट भारत के बारे में बता रहा है कि जो उसने डेवलपमेंट किया ज़बरदस्त, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और कल्चरल है, आर्ट है और आर्किटेक्चर है इसके बारे में, ठीक है। कल्चर मतलब संस्कृति कैसी थी, कला मतलब कला में क्या होता है किसी भी चीज़ों के डिज़ाइन जो बनाते हैं वो आर्ट में आ जाता है। फिर आर्किटेक्चर होता है जो बिल्डिंग के या कोई मतलब किसी चीज़ का डिज़ाइन बता, जैसे किसी शहर का रहने का डिज़ाइन बनाता है तो वो आर्किटेक्चर होता है। तो आर्किटेक्चर और आर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्ट मतलब होता है जैसे पेंटिंग कर दी,
ठीक है, या किसी चीज़ का कोई शेप दिखा दिया भाई ऐसे ऐसे इस पे बना देंगे तो ये सुंदर लगेगा, वो आर्ट में आता है। ठीक है, और आर्किटेक्चर होता है इस तरीके से डिज़ाइन करना चीज़ों को ताकि सुविधाएं भी हों और सुंदर भी लगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वट रोल डू रूलर्स प्ले इन गिवन अ नेशन अ ग्लोरियस हेरिटेज। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई राजाओं का जो इसमें क्या सहयोग था, या आप उन चीज़ों से क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। तो बाबर कौन था, आप सभी जानते होंगे। बाबर एक राजा था। ठीक है, और ज़बरदस्त कहानी है इसकी। सच्ची है झूठी है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती। और बाबर की जो कहानी है वो ज़्यादातर उसने खुद की लिखी हुई किताब थी, ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, उसमें से ली गई है। ठीक है, तो हम सही है गलत है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत तरोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और चेंजेस किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि क्या रियल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या हुआ था तो कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बिलोंग टू प्रिंसिपलिटी ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। बाबर का पूरा नाम था क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बिलोंग करता था कहाँ से, साम्राज्य से, फरगना इन सेंट्रल एशिया, एशिया के बिल्कुल बीचों बीच बताते हैं एक जगह फरगना, वहाँ से वो संबंध रखता था। कौन, बाबर। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, और तैमूर का डिसेंडेंट था। डिसेंडेंट का क्या मतलब हो गया भाई, तैमूर का जो परिवार था ना, समझ गए, उस तैमूर के परिवार से ही वो निकला था। कौन, बाबर। फ्रॉम हिज फादर साइड, उसके पिता की साइड से। ठीक है, तो मतलब उसके पिता की साइड में तैमूर था, यानी तैमूर और थे कहीं पे, और उससे मतलब तैमूर के बच्चे बच्चे हुए होंगे, और उन बच्चों में से फिर बाबर निकला था। ठीक है, एंड द चंगेज खान, और चंगेज खान की कहानी भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और चंगेज खान से फ्रॉम हिज मदर साइड, जो कि उसकी माँ की साइड से था। ठीक है, तो एक साइड में कौन था, तैमूर, और एक साइड में चंगेज खान था, उनके परिवार चल रहे थे। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये हो गया तैमूर, और ये हो गया चंगेज, फिर इनके बच्चे हुए होंगे। ठीक है, इधर भी इसके भी बच्चे हुए होंगे, उन बच्चों को आपस में कोरिलेट करके ये बना था। कौन, बाबर। मतलब उनके बच्चों ने आपस में शादी की थी तो ये पैदा हुए थे बाबर। एट द एज ऑफ 12, बोल रहा है 12 साल की उम्र में, ही बिकम अ रूलर ऑफ फरगना आफ्टर हिज फादर डेथ। उसके पिता के मरने के बाद 12 साल की उम्र में ही वो फरगना का क्या बन गया था, राजा बन गया था। ठीक है, अब आपको सोचना है कि भाई 12 साल की उम्र में वो राजा कैसे बना होगा। ठीक है, फादर बनने से उसका राजा बनने का क्या लिंक हो सकता है, कैसे बना होगा, तो ये थोड़ी पॉलिटिक्स है, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। हाउ एवर हिज अंकल एंड द नोबल ऑफ कोर्ट वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ओवरथ्रू हिम। उसके अंकल, अंकल बोलते हैं जैसे चाचा ताऊ या परिवार के जो भी हो गए। ठीक है, वो आदमी सारे, और बोल रहे जो कोर्ट में जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब होता है शाही, जैसे नौरत्न थे। ठीक है, और आदमी थे, तो वो कोशिश कर रहे थे उसको फेंकने की, उखाड़ कर फेंकने की। ओवरथ्रू मतलब होता है उखाड़ के फेंक देना, उसकी जगह खुद राज कर लेना, या फिर किसी और के लिए प्लान करना। ही, उसके बाद है ही कंक्योर्ड, सॉरी, ही conquered समरकंद बट वाज अनेबल टू कीप इट अंडर हिज कंट्रोल। उसने समरकंद पे भी राज्य किया, बट वाज अनेबल टू कीप इट अंडर हिज कंट्रोल, परंतु वह नहीं रख सका उसको अपने कंट्रोल में। समझ रहे होगे, तो देखो जमा जमाया तो खेल था ही सारा, ये थोड़ी समझने की बात है। और वो 12 साल का था, तो 12 साल के बच्चे में कितना दिमाग होगा आप सोचो। तो इतना कुछ खास दिमाग नहीं था, तो इस पे भी किसी तरह से हमला कर लिया होगा शायद, और फिर बाद में ऐसा हुआ होगा कि वो उसको संभालने के लिए वो नहीं संभाल पाया होगा, क्योंकि वो 12 साल का है। अगर वो संभाल नहीं पाया तो उसने हमला करके कैसे जीत लिया उनको। ठीक है, ये सोचने की बातें हैं छोटी मोटी। इन 1504 सीई ही कंक्योर्ड काबुल, और उसने 1504 में काबुल पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप सोचो इस बारे में। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह की समस्याएं, डू यू थिंक, आपको लगता है कि बाबर वुड हैव फेस, बाबर ने फेस की होंगी एज अ 12 ईयर ओल्ड रूलर, 12 साल के शासक के तौर पे। राइट डाउन योर थॉट्स, और तुम अपने विचार लिखो इन 2 to 3 लाइन्स इन योर नोटबुक, 2 से 3 शब्दों में। तो आप बिल्कुल डिटेल में सोच सकते हो कि क्या वो 12 साल का रहा होगा, अगर रहा होगा तो कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, क्या किया होगा, क्या मजबूरी थी। ठीक है, तो
और भी बहुत सारे उसके चाचा ताऊ थे, उनको क्यों नहीं बनाया। तो ऐसी आप चीजें सीख सकते हो बहुत सारी, ठीक है। फिर बोल रहा है बाबर वाज अट्रैक्टेड बाय द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। अब इसकी नजर देखो आप, बाबर की नजर कैसी थी, इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो संपत्ति थी उसके ऊपर उसकी नजर थी, जबरदस्त नजर थी, ठीक है, अच्छी नहीं थी। मतलब इमेंस वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसे थे भारत में और उसको देख के वो गड़बड़ा रहा था। फ्रॉम 1519 ऑनवर्ड, 1519 के बाद ही लेड रिपीटेड इन्वेंजन्स, उसने लगातार युद्ध किए, रिपीटेड मतलब दोबारा दोबारा, इन्वेंजन्स अगेंस्ट इंडियन किंगडम, भारतीय राजाओं के प्रति। तो भारत पे राजा थे जो भारत के, उनके ऊपर उसने लगातार हमले किए। इन 1524 दौलत खान कोई राजा था, दौलत खान लोधी, ही गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का वो गवर्नर बना हुआ था। इनवाइटेड बहादुर टू हेल्प हिम ओवरथ्रो, उसने इनवाइट किया किसको, बाबर, बहादुर नहीं सॉरी बाबर को टू हेल्प हिम ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को उखाड़ के फेंकने के लिए। इस तरह के देखो अब षड्यंत्र चलते रहते थे उस टाइम पे, समझ गए। उस टाइम पे जो भी मतलब वो शहंशाह होते थे उनके राज्य में इस तरह के षड्यंत्र चलते रहते थे। क्या होता था कि जो उनके दिग्गज होते थे वो सोचते थे कि राजा को मार के और मैं बैठ जाऊंगा। तो इसी तरीके का ये जो दौलत खान लोधी था, इसने सोचा कि भाई मैं बाबर को बुला लाता हूँ और बाबर को बुला के लाने के बाद जो इब्राहिम लोधी है उसको मैं हरा दूंगा इसके साथ मिलके, बाबर के साथ मिलके, और बाद में मैं राज करूंगा। लेकिन बाबर सोच रहा था कि भाई दौलत खान की सहायता से इब्राहिम लोधी को हरा के मैं राज करूंगा। द अनपॉपुलर सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोधी का बारे में बता रहा है कि वो कोई खास ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, दिल्ली का ही वो था, अनपॉपुलर सुल्तान था। सुल्तान बोलते थे जो मुस्लिम राजा होते थे उनको सुल्तान बोलते थे। फिर बाबर सीज्ड हिज अपॉर्चुनिटी दिस अपॉर्चुनिटी एज इट पेव्ड द वे फॉर हिम टू कन्क्योर इंडिया, ठीक है। और बाबर ने देखा है तो ज़बरदस्त भाई, मतलब पेव्ड है, एक मौका मिल गया एक तरीके से, ठीक है, बोल सकते हो आप। क्या है, एक पक्का वादा कर लिया उसने, हाँ भाई ऐसा करेंगे, ठीक है। और उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ भाई भारत में घुसने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। विद इन 3 वीक ऑफ क्रॉसिंग द इंदुस, बोल रहे 3 हफ्ते के अंदर उसने इंदस नदी को क्रॉस किया। इंदस नदी देखो कौन सी नदी है ये, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु घाटी पहले आई से मतलब आई को सह प्रोनाउंसिएशन करते थे, ठीक है। तो वहाँ से बनी थी ये जो हिंदू मतलब जो इंदस वैली है, इंदस घाटी है, वहाँ पे ये नदी थी। तो उसको उनने क्रॉस किया। बाबर ब्रोट पंजाब अंडर हिज कंट्रोल, और बाबर ने क्या किया, पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। देन ही मार्च्ड, पहले तो उसने पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर बाद में वो निकल पड़ा टुवर्ड दिल्ली, दिल्ली की तरफ। एंड मीट इब्राहिम लोधी, और किससे मिला, इब्राहिम लोधी से। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई बोलते हैं। तो अब पानीपत की पहली लड़ाई का जबरदस्त क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया, ठीक है। क्या पता चला कि भाई बाबर ने पहले तो पंजाब की तरफ कब्जा किया और फिर वो निकला दिल्ली की तरफ, ठीक है, और इब्राहिम लोधी से मिला। तो ये उनकी पहली लड़ाई थी, और कब हुई थी, 1526 में, ठीक है। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब बाबर ने क्या किया, हरा दिया किसको, इब्राहिम लोधी को, ठीक है। लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और उसने अपना फाउंडेशन बोलते हैं नींव का पत्थर गाड़ना, और इंडिया में पत्थर गाड़ दिया अपने साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो यहां से चालू हुआ था मुगल एम्पायर। इन द 14th सेंचुरी सीई गन पाउडर, और बोल रहा है 15वीं 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी का मतलब होता है जैसे 1501 मतलब 14th सेंचुरी जो, तो गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, और गन पाउडर टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई इन इंडिया फॉर वार्स, युद्ध के लिए, एंड बैटल्स के लिए, एंड फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात, मालवा एंड द डेक्कन रीजन। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14वीं शताब्दी में भारत के अंदर क्या हो गया था, जबरदस्त वो हो गए थे, मतलब हथियार आर्म बन गए थे। अब ऐसा बोलते हैं ना, बाहर बने थे हथियार, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया में बन गए थे, और गुजरात के मालवा में और डेक्कन रीजन में यूज़ किए गए थे।
बाबर ने बाद में उनको किसी भी तरीके से सीख के या हथिया करके फिर अपने मिलिट्री कैंपेन में उनको जोड़ लिया था। इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर इन इंडिया बाबर हैड टू सबड्यू द राजपूताज। ठीक है, अब बोल रहा है राजा ने क्या किया, अपना कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना। ये देखो वर्ड्स याद करते रहो, इसका क्या मतलब होता है, मजबूत। तो इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट, अपने आप को मजबूत करने के लिए, किसको, एम्पायर को, राजा के रूप में। इन इंडिया बहादुर शाह हैज सबड्यू द राजपूता। बहादुर शाह ने क्या किया, राजपूतों को अपने वश में किया। समझ गए, वश में करने का मतलब उनके ऊपर कब्जा उब्जा करके और उनको अपने अंदर ले लिया। अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़, मावाड़ लिख रखा है यहाँ पे, मावाड़ होता है, ठीक है, मेवाड़ होता है। अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़ दे हैड फॉर्म्ड ए फॉर्मिडेबल एलियंस अगेंस्ट हिम, और उन्होंने एक जबरदस्त या भयंकर बोल सकते हैं फॉर्मिडेबल एलियंस, जबरदस्त एक गठबंधन बनाया। गठबंधन का क्या मतलब होता है, किसी के साथ मिलके और अपनी एक टुकड़ी बना ली। जैसे छोटे मोटे राजाओं को मिला मुलू के, या उनको किसी भी तरीके से उनको ज़बरदस्ती मिला के या खुशी खुशी मिला करके और अपने साथ मिला लेना। तो उसके विरोध में उन्होंने एक क्या बनाया, गठबंधन बनाया। द टू आर्मीज मीट एट, अब दो सेनाएं हो गई मिली एट, कहाँ पे, खांडवा, इन 1527 में, 1527 में। ठीक है, अभी देखो आप समझते जाओ चीज़ों को। पहले बाबर पैदा हुआ, बाबर कहाँ से हुआ था, तैमूर और चंगेज खान के दोनों साइड से। तैमूर उसका बाप, चंगेज खान उसकी माँ, फिर बहादुर शाह बाबर, और बाबर से फिर कौन बना था, हुमायूं। और फिर हुमायूं की कहानी चल रही थी, हुमायूं ने कहाँ पे क्या क्या किया। ठीक है, तो हुमायूं ने 2-3 युद्ध किए, 12 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराया था इसने। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको साथ के साथ आप राइट डाउन करते रह सकते हैं। फिर खांडवा में उसने चढ़ाई की 1527, वर बाबर स्कोर्ड ए डिसेक्सिव विक्ट्रीज। तो यहाँ पे 1527 में क्या हुआ, लगातार वो अपने राज्य को बढ़ाते रहे। ठीक है, बाबर आल्सो डिफीटेड, बाबर ने डिफीट किया, डिफीट माने होता है हराना, किसको, मदानी राई ऑफ मालवा, मालवा की मदाई राई को भी हराया। इंश्योरिंग दैट, यह पक्का किया कि द पावर ऑफ राजपूता वाज शेटर्ड, कि राजपूतों की जो ताकत है वो बिखर गई। समझ गए। अब यहाँ पे क्या शो किया गया है कि भाई राजपूतों में एकता नहीं थी, लेकिन मेरा छोटा सा दिमाग क्या कहता है, देखो राजपूतों में एकता नहीं थी, लेकिन इसने स्टार्टिंग में हमला किस पे किया, इब्राहिम लोदी पे। इब्राहिम लोदी कौन था, मुस्लिम था, तो एकता तो मुस्लिमों में भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से इसको शो किया गया है। राजपूतावाद सेटल्ड। ठीक है, ही आल्सो सबड्यू द अफगान चीफटेन्स, और उसने इनको भी अपने वश में कर लिया। कहाँ पे, अफगान के मुखिया को, अफगानिस्तान का जो मुखिया था उस टाइम पे, उसको, चीफटेन्स मतलब होता है मुखिया, मुखिया को भी अपने वश में कर लिया। विद इन 4 ईयर, 4 साल के अंदर ये सारी प्लानिंग करता रहा। फिर बाबर कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन इंडिया, बाबर ने अपनी पोजीशन बनाई इंडिया में। बट बिफोर ही कुड सेटल इन टू हिज रोल एज ए मोनार्च, लेकिन वो राजा बन पाता उससे पहले ही डाइड इन 1530, 1530 में मर गया। देखो बाबर ने कितना क्या क्या किया, और फिर भी वो राजा बनने के टाइम से पहले ही मर गया बेचारा, मर गया या मार दिया गया, जो भी हुआ। बाबर वाज अ ग्रेट लीडर, बाबर क्या था, एक बड़ा महान राजा था। एक गुड जर्नल, एक अच्छा शासक था। एंड ए ब्रेव वॉरियर, एक बहादुर योद्धा था। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर, वो एक ग्रेट स्कॉलर भी था। स्कॉलर मतलब जो चीज़ों में जल्दी जल्दी सीख लेता है। पोएट, कवि था। लवर ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर का भी लवर था। ही वॉज वेरी लियर्न इन पर्शियन एंड अरेबिक, और पर्शियन और अरेबिक भाषा उसने बहुत डीपली पढ़ी हुई थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। देखो मैंने बताया था ना, उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, क्या, बाबरनामा। इन तुर्किश, तुर्क की भाषा में लिखी थी। हिज मदर टंग, जो कि उसकी माता की भाषा थी। ठीक है, इट टेल अस अबाउट हिज लाइफ, उसने बताया हुआ अपने जीवन के बारे में। एंड हिज फीलिंग्स, और उसकी फीलिंग्स अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में। इट आल्सो इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा, फ्यूना, जियोग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया, और उसने डिटेल में बताया हुआ है। क्या क्या बताया हुआ है, इट आल्सो इंक्लूड्स, उसने इंक्लूड किया हुआ है डिटेल से डिस्क्रिप्शन में, क्या, फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा और फ्योना क्या होता है, फ्लोरा होता है वनस्पति, वनस्पति क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे तुलसा के बारे में हो गया, पीपल के बारे में हो गया, नीम के बारे में हो गया। यहाँ पे जो जो पेड़ पौधे और दवाइयाँ जो होती थी उनके बारे में डिटेल से लिखा। फिर फोना क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, इनके बारे में डिटेल से लिखा, उनके बारे में
सारी चीज़ें बताई। फिर ज्योग्राफी बताई, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे क्या है, इस तरीके से चीज़ें बताई। और यहाँ के लोगों के बारे में भी उसने शो किया। ठीक है, अब यहाँ से हुमायूं की कहानी शुरू होती है। अभी किसकी थी? बाबर की। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। ठीक है, बाबर क्या हो गया था? मर गया था जब राजा बनने के पास आया था। तो देखो उसके क्या बताया, बाबर एल्डेस्ट सन हुमायूं सक्सीड हिम। सक्सीड का मतलब होता है उसके बाद आया। ठीक है, अब क्यों आया, कैसे आया, वो पता नहीं। उसके बाद कौन आया? हुमायूं के मरने मतलब बाबर के मरने के बाद हुमायूं आया, जो उसका बड़ा लड़का था, एज ए बादशाह इन 1530। द मुगल रूलर्स, मुगल शासक, मुगलों की तरह मुगल में अगला शासक कौन आया? हुमायूं आया। ठीक है, ये देखो एक थोड़ा सा दिखा रखा है कहाँ से आए थे। ये रेड कलर का जो दिखा रखा है, एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर इम्पोर्टेंट टाउन्स। तो उनका जब उस टाइम का थोड़ा स्टार्टिंग का ये साम्राज्य था, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, ये यहाँ पे घुस गए थे, इधर से आए थे और ये यहाँ पे राज कर लिया था सारे हर जगह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो। फिर ये एक पिक्चर दिखा रखी है जो उसने बनवाई थी उस टाइम पे। ठीक है, इसमें आर्ट वगैरह सारी तरह की चीज़ें मिक्स दिख रही हैं। तो उसने काफ़ी सारे चीज़ें मेंटेन की थी। ये लिखा हुआ, ये मिनिएचर फ्रॉम द बाबरनामा शोइंग द बैटल ऑफ खांडवा। खांडवा की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बता रखा है, कुछ फोटोज़ वगैरह बनवा के, और बता रखा है कि इस तरह से क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अब बोल रहा है कोल्ड देम सेल्फ बादशाह, वो बोलते थे अपने आप को बादशाह और बादशाह, टू शो देयर सुपीरियरिटी टू ए सुल्तान, सुल्तान के प्रति अपनी सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मतलब होता है मतलब ये दिखाना कि भाई हाँ मैं आपका महान वो सेवक हूँ, और इस तरह की बात। हुमायूं हैड टू फाइट बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के बहादुर शाह के साथ उसने लड़ाई की। इन द वेस्ट, वेस्ट में, एंड शेर खान ऑफ बिहार इन द ईस्ट, और ईस्ट में शेर खान के साथ। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन, अपने आप को मजबूत करने के लिए, हिज पोजीशन। हुमायूं फर्स्ट मार्च, हुमायूं पहले अगेंस्ट बाबर शाह, पहले बाबर नहीं, बहादुर शाह की तरफ चला, मतलब उसने पहला हमला बहादुर शाह पे किया, और फिर बाद में एंड कैप्चर्ड द होल ऑफ मालवा एंड गुजरात, और उसने पूरे मालवा और गुजरात पे कब्जा कर लिया। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो हुमायूं ने ना दो तरफ हमला किया, एक साइड में तो बिहार में और एक साइड में गुजरात में। तो गुजरात में बहादुर शाह के ऊपर और बिहार में शेर खान के ऊपर, और गुजरात में बहादुर शाह को हरा के उसने पूरे मालवा पे कब्जा कर लिया। ठीक है, हिज कैंपेन वाज इंटरप्टेड, तो उसने जो प्लानिंग कर रखी थी वो थोड़ी इंटरप्ट हो गई। क्यों? बाय द न्यूज़ एंड अटैक्ट ऑन आगरा बाई शेर खान, उसने सुना कि भाई शेर खान ने आगरा पे अटैक कर दिया, इस वजह से। ही मार्च ईस्टवर्ड, फिर उसने मार्च शुरू कर दिया चलना, किस साइड में? ईस्टवर्ड, टू टेक शेर खान लेसन, कि शेर खान को सबक सिखाएंगे, ऐसा सोच के। इन द मीन टाइम बहादुर शाह रीगेन हिज टेरिटरीज, और इसी समय में बहादुर शाह ने अपनी टेरिटरीज को शो किया। हाउ एवर, फिर भी ही वॉज किल्ड सून आफ्टर इन 1537, और वह जल्दी ही मारा गया। कब? 1537 में, फिर भी मारा गया। हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाई शेर खान, और हुमायूं को दो बार तो शेर खान ने हराया था। ठीक है, एट चौसा, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, उसे किसने हराया था? शेर खान ने। और कन्नौज का जो दूसरा था उसमें भी शेर खान ने हराया था, ये 1540 में। यानी 2 साल में 2 बार हारा था हुमायूं। ठीक है, किससे? शेर खान से। हुमायूं डिफीटेड एट कन्नौज कोस्ट हिम हिज थ्रोन, और हुमायूं जो कन्नौज का जो दूसरा युद्ध हारा था उसकी वजह से उसे अपना ताज, थ्रोन माने होता है ताज, ताज का मतलब हो गया जहाँ पे वो राज करता था, वो उसे छोड़ना पड़ा। ही फ्लीड एट काबुल एंड देन टू पर्सिया, वो फ्लीड भटकता रहा इधर उधर, पहले काबुल गया फिर पर्सिया गया, फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, 15 साल तक, 1540 से 55 तक। मुगल रूल वाज रिप्लेस्ड बाय अफगान रूल्स, और मुगल रूल है जो वो रिप्लेस हो गया किस में? अफगान रूल्स में। ठीक है, हुमायूं डिफीट लेफ्ट हिम विदाउट अ किंगडम, हुमायूं ने हराया बिना किसी राज्य के। ही वांडर्ड, वह भटकता रहा, फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस फॉर 4 ईयर, 4 साल तक वो इधर उधर भटकता रहा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम्स, और सीकिंग हेल्प, और सहायता के लिए पुकारता रहा। अब देखो दूसरे युद्ध में वो हार गया था, तो फिर वो घूम रहा था इधर उधर की कोई उसकी सहायता कर दे। तो दूसरे युद्ध में वो राजाओं के पास जा रहा था कि भाई मेरी सहायता कर दो, मेरी सहायता कर दो, और ऐसे वो भीख सी मांग रहा था। ही फाइनली, और अंत में, फाउंड रेफ्यूजी इन द कोर्ट ऑफ द पर्शियन एम्परर, और अंत में उसे मिली कहाँ पे? शरणा मिली पर्शिया के एम्परर,
पर्शिया का कोई राजा था, उसके यहाँ पे उसे शरण मिली। ठीक है, लास्ट में अब ये बोल रहा है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में क्या होता है, देखो समझ लो थोड़ा, यानी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना और अच्छे से बताना कि क्या हो सकता था। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बाबर्स ऑटोबायोग्राफी द बाबरनामा। बोल रहा है बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा को पढ़ो और उसमें से कुछ क्वेश्चन निकालो। तो ये लिखी हुई है जो उसकी ऑटोबायोग्राफी, ये आपका टेस्ट है, ये ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ोगे और उसके ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इनका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा हो रहा है हुमायूं का, ये भी कर लेते हैं। इट वॉज विद द हेल्प ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी भाई। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों रिवाइज करते रहें इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा 3 या 4 दिन के अंदर, हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसने को अच्छा लगा वीडियो, तो उसके बारे में आप डिटेल से हमें बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।